हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरा विनयकांत भला। और आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं या फिर थोड़ी वैरायटी, ताकि आप लोगों को चैप्टर पूरा कवर भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो थ्रू आउट जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बड़ा सिंपल सा काम करना है। अपने रफ नोटबुक साथ में रखनी है, पेन पेंसिल साथ में रखना है। जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो हम लोग इसके अगर रिकॉर्डेड है तो आप लोग फटाफट से सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। तो आप लोग कुछ चीजें याद रखने वाली भी हो सकती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, या आप लोगों को क्लास में कराया जाता है कि अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन बोल रहा है the incident ray, reflected ray and the outward drawn normal are denoted by the unit vectors a vector, b vector and c vector respectively, then choose the correct relation for these vector। तो हमारे पास क्या सिनेरियो होता है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, उस पे नॉर्मल है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरीके से गई। तो अगर आप इंसिडेंट की डायरेक्शन को आई कैप लेते हो, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को आर कैप लेते हो और नॉर्मल को एन कैप लेते हो, तो हमारे पास जो आर कैप होता है वो होता है आई कैप माइनस 2 टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप। और आपको दिख रहा होगा ऐसी सी एक ही चीज है अपने पास, ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखने वाला है, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है इस समय पर आपको। नेक्स्ट, अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली जो टॉपिक्स है कवर करने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट सारी चीजें रिवाइज भी हो जाए, याद भी हो जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए वो भी पता चल जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्मूलाज का भी। आप लोग बिना फॉर्मूलाज किए ये लेक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। प्लीज रेफर टू योर क्लास नोट्स अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो। Now, a light ray is incident angle theta 1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination of angle 75 degree between them as shown in the figure. After reflecting from mirror M1, it gets reflected by mirror M2 with an angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be. अब इसमें हम लोगों को पता है जो नेट डेविएशन होती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ देना नहीं होता है, वो होता है 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 75 डिग्री विल बी 150 डिग्री। तो हमारे पास आता है 210 डिग्री के बराबर, सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident to the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to first mirror M1. The angle between the two mirrors will be. Okay, देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके से दो मिरर्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं। लाइट रे यहां से आई, रिफ्लेक्ट की और यहां चलेगी। तो लाइट रे ने जो टोटल रिफ्लेक्शन, ये जो डेविएशन देखी वो ये देखी, इस प्रकार से इसके पास ये डेविएशन है। तो डेविएशन कितनी होगी अगर आपको ये समझना है तो देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर ये पैरेलल पैरेलल खेल रहे हैं तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये बचा हुआ एंगल जो हमारे पास हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये बचा हुआ एंगल हमारे पास पाई माइनस थीटा है, तो जो नेट डेविएशन मैंने ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, नेट डेविएशन विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। तो आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस थीटा के बराबर। तो अगर मेरे पास नेट डेविएशन पाई प्लस थीटा, तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला मुझे पता ना, नेट डेविएशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है ना, इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा। तो हमारे पास पाई की वैल्यू 3 थीटा आ जाएगी और थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3, जो कि हमारे पास 60 डिग्री होता है। यानी कि जब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है और यदि लाइट रे पहले वाले मिरर के पैरेलल होती है तो आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन वो दूसरे वाले मिरर के भी पैरेलल हो जाती है। ये भी एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, अगर नहीं किया है तो याद रखना आप इसको कि 60 डिग्री होता है और लाइट रे अगर एक के पैरेलल होती है तो टकराने के बाद दूसरे के पैरेलल हो जाती है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट। An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a plane mirror.
द वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, ऑब्वियसली हमें पता है। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब मिरर को मूव कराया जा रहा है, द डिस्टेंस बाय विच द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी शिफ्टेड विल बी, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये पहले 12 सेंटीमीटर था और 12 सेंटीमीटर पर हमारे पास इमेज बन रही थी आई। अब मिरर को मूव करा दिया गया, ऑब्जेक्ट वहीं रखा गया, मिरर को मूव करा दिया गया, मिरर को मूव करा दिया गया 4 सेंटीमीटर से मिरर अगर मूव किया है तो अब ये बचा होगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इमेज जो बनेगी वो भी 8 सेंटीमीटर पर बनेगी, आई डैश ले लेते हैं। तो क्या है ना कि जो पहले डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट और इमेज का वो 24 सेंटीमीटर था, अब जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो ओवरऑल इमेज मूव करके आई है वो हमारे पास कितना डिस्टेंस से मूव करके आई है, वो 24 में से 16 गया 8 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर मूव करके आई है। तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर बोलो या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बोलो, तो एक ही बात है, तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर आ जाएगा, बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोग पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि आपके मन में शंका रह जाए कि भैया ये क्वेश्चन मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था। कॉन्फिडेंस चाहिए तो सारे क्वेश्चन खुद से करते जाओ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, A point source of light S is placed at a distance capital L in front of center of plane mirror of width D, which is hanging vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance 2L as shown below. तो एक पर्सन है वो यहां पर टहलने निकला है, ये सोर्स है, ये हमारे पास मिरर है, L डिस्टेंस टोटल 2L है, तो सोर्स और इसका डिस्टेंस सेम है LL के बराबर। The distance over which the man can see the image of the light source in the mirror, तो ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है कि कितनी दूरी तक वो व्यक्ति जो है इमेज को देख सकता है। तो देखो ध्यान से, ये मान लो हमारे पास इस प्रकार से सिनेरियो है, अब जो इसकी इमेज बन जाएगी वो यहां बन जाएगी आई। अब फील्ड ऑफ व्यू के लिए तो देखो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इमेज से मिरर पे एजेस के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो। तो क्या है ना कि आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे हैं, ये L है तो ये L हो जाएगा, ये डिस्टेंस L के बराबर है, ये डिस्टेंस 2L के बराबर है। आपको ये डिस्टेंस पूछा गया है और आपको ये डिस्टेंस दिया गया है। तो अब बड़ी सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको आप D ले लो और इसको आप E ले लो। अब ट्राइंगल ABC और ADE दोनों हमारे पास सिमिलर है, तो आप ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE करोगे तो इसका परपेंडिकुलर बाय इसका बेस यानी कि L बाय D शुड बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कितना, तो 3L हो जाएगा, बाय इसका बेस x हो जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 3D आ जाएगी, यानी कि मिरर की जो विड्थ है उसके 3 गुना विड्थ तक पर्सन जब तक चलेगा तब तक उसको वो इमेज दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है पर्सन चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां कहीं भी हो, इस D से E के बीच में कहीं भी हो उसको इमेज दिख जाएगी। लेकिन यदि पर्सन यहां होगा ना तो कोई भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, जो नीचे से आनी चाहिए थी वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वहां पे मिरर ही नहीं है। तो ये हमारे पास सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 3D इन दिस केस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि two objects A and B are placed at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror having radius of curvature 40 centimeter. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है, सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लो भैया, कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर के बराबर, आधा हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर इज, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी उसके बारे में बात कर। अब देखो ना, इसमें इसने फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बोली है, एक 15 सेंटीमीटर पर रखा और एक 25 सेंटीमीटर पर रखा, यानी कि एक फोकस से पहले रखा है, मतलब एक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है और एक फोकस से बियॉन्ड रखा है, पीछे रखा है। तो यानी कि इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इसकी रियल इमेज बनेगी। तो ऑब्वियसली रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको पता है कि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो और आपको ये फोकल लेंथ दिया है तो एक इमेज उस तरफ बन रही है, एक इमेज इस तरफ बन रही है, तो हमें डिस्टेंसेस अगर फाइंड करने हैं तो देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगा uf ओवर u माइनस f के बराबर। तो पहले सिनेरियो में हमारे पास u की वैल्यू -15 है और फोकल लेंथ हमारे पास माइनस का
20 के बराबर है। तो अगर मैं v निकालूंगा u f ओवर u माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे देखो 5 लिखा हुआ है ना, 5 है तो आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 15 4 जा 60, तो v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 60 सेंटीमीटर। प्लस आना भी चाहिए था क्योंकि हमें पता है वर्चुअल इमेज बनेगी और वो राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगी, तो उस तरफ बनेगी तो प्लस का 60 आएगा। सेकेंड सिनेरियो में हमारे पास जो u की वैल्यू है वो माइनस का 25 है और जो f की वैल्यू है वो माइनस का 20 है। तो जब आप v लिखोगे u f ओवर u माइनस माइनस प्लस f, माइनस माइनस प्लस f, तो इस बार नीचे माइनस का 5 लिखा हुआ है तो इस बार ये प्लस का 4 आ जाएगा और 25 4 जा 100 आ जाएगा, तो माइनस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भैया राइट साइड में 60, लेफ्ट साइड में 100, तो टोटल 160 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 60 राइट साइड में है, माइनस 100 लेफ्ट साइड में है, तो 100 और 160 को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल 160 सेंटीमीटर दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर या फिर फोकल लेंथ आप बोल दो 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई इमेज है वो हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है तो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, तो देखो क्या होगा कि आप जैसे लिखते हो v बाई यू, मैग्निफिकेशन लिखते हैं माइनस का v बाई यू, और इफ इट इज हाफ, तो देखो हाफ के लिए बड़ी सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी आपको कि हाफ मैग्निफिकेशन तभी पॉसिबल है जब रियल इमेज बनती है, और रियल होती है हमारे पास इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज अगर बन रही है तो v भी लेफ्ट साइड में होता है, u भी लेफ्ट साइड में होता है। आपको याद होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी इमेजेस क्या कैसे कैसे बनती है। तो मैग्निफिकेशन अगर हाफ है और वो इन्वर्टेड है तो माइनस का हाफ वैल्यू आएगी, तो हमारे पास v की वैल्यू u के बराबर आ जाएगी, सॉरी u बाई 2 के बराबर आ जाएगी। तो अगर आप u को माइनस एक्स ले लोगे तो v की वैल्यू आपके पास माइनस का x बाई 2 आ जाएगी, और आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे। इसने पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v की वैल्यू पूछे, तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं v को माइनस का x ले लूं तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा आंसर बन जाएगा। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 बाई 2x माइनस का 2 बाई 2x माइनस का माइनस माइनस काट ही देते हैं, एक काम करते हैं, 2 बाई 2x प्लस 1 बाई 2x हमारे पास 3 बाई 2x आ जाता है, और वो हमारे पास 1 बाई 15 अगर लिखा हुआ है, दैट गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 45 बाई 2 दिया हुआ है इसने। अच्छा सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा ना, u की वैल्यू पूछ रहा है, तो u हमारे पास 2x है और 2x हमारे पास 45 आ जाएगा। तो अगर ये 45 है तो हमारे पास ये माइनस 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस इंडिकेट्स लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसने प्लस 45 माइनस 45 दोनों दिया है तो वो माइनस क्यों ले रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, if the distance between object and its 2 times magnified virtual image produced by a curved mirror is 15 सेंटीमीटर। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि देखो पहली बात तो वर्चुअल इमेज है और 2 टाइम्स मैग्निफाइड है, तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तो बनाता है, सॉरी इधर कॉन्वेक्स था ना, मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया, कॉन्वेक्स था इधर है ना, मैंने कॉनकेव के हिसाब से बना दिया, कॉन्वेक्स था तो हमारे पास हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स के लिए एक बार मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे मैंने कॉनकेव के लिए कर दिया, रुको लेट मी गो बैक, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बीइंग ए कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन वो हमेशा इरेक्ट बनाता है, तो प्लस का हाफ रहेगा, और प्लस का हाफ रहेगा तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का u बाई 2 आ जाएगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इमेज राइट साइड में होगी, ये हमेशा वैलिड होता है।
तो अगर ऐसा सिनेरियो है और उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है, तो अगर आप u को माइनस का x लोगे तो v हमारे पास प्लस का x/2 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको उसको सॉल्व करना है और इसके रिस्पेक्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, इट विल बी लाइक 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लिखना पड़ेगा। इस बार जो फोकल लेंथ होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी, प्लस का 15 सेंटीमीटर आएगा। तो आप सारी वैल्यूज डालो, या दे 2/x, और क्योंकि u माइनस का x है तो आ जाएगा माइनस 1/x इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो प्लस का 1/15। तो 2/x माइनस 1/x इज 1/x इज 1/15। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। x की वैल्यू 15 आने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, और 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में होने के लिए उसे माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हो तो ऑप्शन डाल देता है वो, जैसे अभी हमने देखा कि ना, उसने ऑप्शन डाल दिए थे। ऐसा इस केस में आपको ध्यान रखना है कि भैया 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है तो ये कॉनकेव मिरर की ही हो सकता है, क्योंकि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज केवल और केवल हमारे पास किस में मिलती है, कॉनकेव मिरर में मिलती है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर रहेगा। और पता है जैसे अभी कंफ्यूजन हुई थी अपने को, मुझे जो कंफ्यूजन हुई थी, मैंने गलती से कॉन्वेक्स मिरर पे थोड़ा सा फोकस कम किया और क्वेश्चन गलत हो गया। अगर कभी भी होता ना बेटा, ऐसा डायग्राम बना दो। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ यार मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई थी तो मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने से क्या ना, मेरे दिमाग में रहेगा कि मुझे फोकल लेंथ क्या लेनी है, इमेज कैसे बनेगी, क्या होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो आपको कभी कंफ्यूजन हो, डायग्राम बना दो फटाफट से कि आपको बस ये भी दिख रहा है ना कि हाँ ये है, तो भी आप लोग सही क्वेश्चन कर दोगे, आप गलत नहीं करोगे। अब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड मिरर इज 15 सेंटीमीटर। अब क्या है ना कि अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है और मैग्नीफाइड इमेज यहां है, तो ये हमारे पास सिनेरियो इस तरीके से रहेगा, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो इसने बोला है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी। अब क्या है ना कि अगर ये डिस्टेंस आप x लोगे तो आपके पास 15 माइनस x हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इस प्लस का 2, क्योंकि वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो हमारे पास पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी, तो +2 मैग्निफिकेशन होगी। अब जो माइनस का v/u हमारे पास प्लस का 2 आया है उसकी वैल्यू लिखते हैं। v जो है वो पॉजिटिव है तो 15 माइनस x ही रहेगा, और u जो है वो नेगेटिव है तो माइनस का x हो जाएगा, और वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस काट देते हैं तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। 15 की वैल्यू 3x आ जाएगी और x हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। x 5 होने का मतलब है कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर है और ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आपके पास जब 5 और 10 आ गया तो आपको फोकल लेंथ निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v की वैल्यू पॉजिटिव लोगे क्योंकि राइट साइड में, u की वैल्यू नेगेटिव लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो आ जाएगा 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/f। तो इट विल बी लाइक 1/10 माइनस 2/10 है ना, तो 1/10 माइनस का 2/10 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। हाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गई, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। माइनस साइन इंडिकेट्स कि हमारे पास कॉनकेव मिरर ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट देखो, an object is placed beyond the center of curvature of a given concave mirror if the distance of the object is d1 from c and the distance of image from is from d2 is d2 from c, the radius of curvature of this mirror is okay। न्यूटन्स फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर आपके पास x इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड फोकस दिया हुआ है, y इज द डिस्टेंस इमेज एंड फोकस दिया हुआ है, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो एक्स वाई का स्क्वायर रूट होता है। बस इसने क्या किया है, वो न्यूटन्स फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने जो डिस्टेंस दिए हैं वो दिए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिए हैं, एक बढ़िया सा काम किया जाए, तो फिर बोल रहा हूं पॉज कर करके क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते जाना। इसमें आपको वीडियो की लेंथ बेशक कम लगे लेकिन क्वेश्चंस खूब सारे हैं, क्योंकि हमारे पास वो हर पॉइंट पे पोल करने का जरूरत नहीं है ना, कर नहीं सकते।
तो जो टाइम मिल रहा है ना उसको ढंग से कर लेना क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस भी कर लोगे एटलीस्ट एक बार पूरा रे ऑप्टिक्स आपका रिवाइज हो जाएगा कि यार हाँ 90% चीजें तो हमने देख ली है। अब ना अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में क्या मिलेगा आप लोगों को, बनाओ जरा डायग्राम। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसने बोला कि प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज यहां बनती है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द इमेज। डिस्टेंसेस कैसे दिए हुए हैं, डिस्टेंसेस ऐसे दिए हुए हैं कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ये d1 के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है इमेज का वो d2 के बराबर है। लेकिन मुझे फोकस से डिस्टेंस चाहिए, तो फोकस से जो डिस्टेंस होगा, अब बड़ा सीधी सी बात है, इफ दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू f। अगर आप इसको x और इस डिस्टेंस को y लो तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, x आ जाएगा सीधा f प्लस d1, d1 प्लस f, और जो y डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास f माइनस d2। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कर दो। हमारे पास एफ स्क्वायर अगर एक्स वाई के बराबर है तो एफ स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एफ प्लस डी वन है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू डी वन माइनस डी टू माइनस डी वन डी टू, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा और फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास d1 d2 ओवर d1 माइनस d2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग यहां से यहां आए हैं, तो 2d1 d2 ओवर d1 माइनस d2 विल बी द आंसर। 2d1 d2 ओवर d1 माइनस d2, सी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस इतनी छोटी छोटी चीजें। और जैसे कि आप देख रहे हो उन्होंने d1 d2 ओवर d1 माइनस d2 भी ऑप्शन में दिया है, यानी कि जल्दबाजी में आप फोकल लेंथ भी टिक कर सकते हो, लेकिन उसने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। आते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं और उसका रीजन यही होता है कि थोड़ा सा फोकस इधर उधर होता है और वो खेल जाते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, जैसे ये an object O is placed at a distance 100 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 200 cm as shown in the figure। तो फोकल लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है और ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है, मतलब अभी फिलहाल फोकस पे ही है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, 10 सेकेंड बाद कुछ यहां पर होगा ओ डैश, तो कितना चल जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए चलेगा तो 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो अभी जो u की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 गए 80 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। तो आपसे इमेज पूछिए, तो इसको मैं तो सॉल्व भी नहीं करूंगा, फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है, v निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आप डायरेक्ट खुद से कर लेना, v की वैल्यू बस फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखो, an object is gradually moving away from the focal point of a concave mirror along the axis of the mirror। तो मिरर के एक्सिस से उसे मूव कराया जा रहा है फोकल पॉइंट से दूर। The graphical representation of magnitude of linear magnification versus the distance of object from the mirror, मिरर से डिस्टेंस करेक्टली गिवन बाय। तो देखो हमारे पास m वर्सेस u का ग्राफ है, बड़ा सिंपल सा है। जब u का मैग्नीट्यूड हमारे पास फोकल लेंथ होता है, मैग्निफिकेशन हमारे पास इंफिनिटी हो जाती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये होता है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का v बाई यू, और अगर आपके पास u f के बराबर है तो v आपके पास इंफिनिटी के बराबर होगा और मैग्निफिकेशन आपके पास इंफिनिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x की वैल्यू जब f के बराबर है, किस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट है। यहां पर क्या मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो रही है, नहीं। यहां पर क्या मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो रही है, नहीं। यहां पर क्या मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो रही है, नहीं। ये जो पॉइंट है यहां पर जरूर उसने शो किया कि भाई मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट जा रही है, तो हमारे पास ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज और हम चेक कर सकते हैं, वो ये है कि अगर u की वैल्यू 2f के बराबर हो तो v की वैल्यू भी 2f के बराबर होती है और मैग्निफिकेशन जो आती है वो 1 के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं ना, इसने बोला ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, वैसे तो मैग्निफिकेशन -1 होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है तो वो +1 आ जाएगा, और आपको दिख रहा है 2f पे मैग्निफिकेशन +1 है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये छोटी छोटी चीजें पूछी गई है ना, 2020 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक आ जाते हैं। ये कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विद वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू 1 in air enters another medium if the angle of incidence and angle of refraction at the interface are 45 and 30 respectively, then the wavelength lambda 2 and frequency nu 2 of the refracted wave are। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। रिफ्रैक्शन के दौरान इकलौती चीज जो हमेशा सेम रहती है वो है फ्रीक्वेंसी। स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर आप डिस्कस करोगे मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विद वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, अब देखो क्या रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये न्यू 1 ले लो, ये न्यू 2 ले लो। हमारे पास न्यू 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू न्यू 2 साइन 30 डिग्री आ रहा है। तो हमारे पास न्यू 1 बाई न्यू 2 की वैल्यू जो आ रही है वो 1 बाई रूट 2 आ रही है। न्यू तो सी बाई वी होता है ना, तो मैं इसको अगर सी बाई वी वन और इसको सी बाई वी टू लिखूंगा तो ये वी टू बाई वी वन आ जाएगा, वी टू बाई वी वन। और अगर आपके पास v को f लैम्डा लिखोगे तो आ जाएगा हमारे पास f टाइम्स लैम्डा 2 डिवाइड बाय f टाइम्स लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 टाइम्स लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 की वैल्यू रूट 2 टाइम्स लैम्डा 2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भैया ध्यान रखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया A and B is 2.6 into 10 power 7 meter per second. If the refractive index of medium B is 1.47, then the ratio of refractive index of medium B to medium A. Okay. इसने स्पीड VA माइनस VB आपको दिया है 2.6 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सी बाई वी होता है, तो अगर मुझे स्पीड लिखनी होगी तो मैं सी बाई न्यू लिख सकता हूं। और ये चीज उठा के अगर मैं यहां पे डालूं तो मेरे पास आ जाएगा सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए माइनस सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 पावर 7। सी को कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 बाई न्यू ए माइनस 1 बाई न्यू बी इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाय सी विच इज 3 इंटू 10 पावर 8। अब उसने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो बताना है न्यू बी बाई न्यू ए। इस पूरे को न्यू बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा न्यू बी बाई न्यू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2.6, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 26 बाय 300, है ना। 10 तो एक एक्स्ट्रा है ही है, इसका भी आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो 1 को उधर ले जाओ, इनफैक्ट यहाँ पे भी न्यू बी आएगा, है ना। इसको न्यू बी से मल्टीप्लाई किया, इसको न्यू बी, इसको भी करोगे। न्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.47, तो न्यू बी बाय न्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 26 बाय 300 इंटू 1.47, तो यह आ जाएगा 1 प्लस में 26 इंटू 147 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो 250 1 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इट विल बी लाइक 1 प्लस जो भी है वैल्यू, तो 26 इंटू 49 कर लेते हैं। आओ जरा कर ही ले, 26 49 अरे 54 24 4 4 8 9 4 7 2 1274, तो आ जाएगा हमारे पास 1.1274 और अप्रोक्सीमेट लेके जाओगे 1.13 आ जाएगा। एंड इफ दिस इज 1.13, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया इंस्टेड ऑफ और कोई चीज, मतलब इसमें कुछ यूज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोले आप लोग, ये छोटे छोटे को क्वेश्चंस, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, तो छोटे क्वेश्चंस रह जाएंगे पेपर में। अरे बहुत बार हो जाता है। देखो, कंसिडर लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। ओके, डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। हमारे पास इधर एयर है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n है, और हमें बोला था इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल हाफ हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, कुछ नहीं करना, 1 टाइम्स साइन I इज न्यू टाइम्स साइन ऑफ R। साइन I को आप लिख सकते हो 2 sin I/2 cos I/2, तो आ जाएगा 2 cos ऑफ I/2 इज इक्वल टू √2n टाइम्स, कुछ नहीं, sin I/2 कट चुका है, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ I/2 इज इक्वल्स टू n/2 का रूट, और I आ जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ √n/2, 2 cos इनवर्स ऑफ √n/2। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर कैन see through a small hole on the side of a jar radius 15 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एट ए पॉइंट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। तो जब वो देख रहा है जार को, तो वो यहां पर ही देख पा रहा है सीधा सीधा। इट्स लाइक कि एक यहाँ पे पाइप बनी हुई है, उस पाइप के थ्रू ही देख पा रहा है, और उस पाइप के थ्रू उसको यही पॉइंट दिख रहा है। तो क्वेश्चन इज व्हेन द जार इज फिल्ड विद ए लिक्विड अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, द सेम ऑब्जर्वर कैन सी द एज एट द बॉटम ऑफ द जार। तो जब आपने लिक्विड फिल कर दिया, तो वो बॉटम देख पा रहा है, मतलब यहां से लाइट रे इसकी आंखों में जा पा रही है। तो अब क्या हो रहा है, if the refractive index of the liquid is n/100 where n is an integer, the value of n is okay। इस डायग्राम को एक बार दोबारा ड्रॉ कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जार है लाइक दिस, ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब क्या है ना, ऐसे मान लो कि जो देखने की टेंडेंसी है वो इस प्रकार से है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही देख पाएगा, और वो कहीं पे ही नहीं देख पाएगा, मतलब सिर्फ वही लाइट रे देख पाएगा जो इस लाइन के अलॉन्ग आएगी, अदरवाइज वो कोई लाइट रे नहीं देख पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमने इसको 30 सेंटीमीटर तक फिल किया, तो क्या हुआ कि उसको बॉटम एज नजर आया। अब बॉटम एज नजर कब आएगी? बॉटम एज नजर आएगी जब बॉटम एज से लाइट रे इसमें जाएगी। अब जैसे हमने कहा कि जो लाइट रे यहां से आ रही है वही इस आंखों में जाएगी। अब इसका मतलब है जो लाइट रे इस एज पे पड़ी थी, यहां पे पड़ी, वो इस प्रकार से रिफ्रैक्ट हुई कि वो इस लाइन के अलोंग चलेगी और फिर इसको दिख गया। तुम कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। कैसे? डिस्टेंसेस आपको सारे सारे दे दिए गए हैं। अब तो ये 15 उसने दिया है, 30 तक फिल किया है, ये एंगल पहले भी 45 डिग्री, 45 डिग्री क्यों था? क्योंकि अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री ही बना रहा है। तो ये पहले भी 45 डिग्री बना रहा था, अब भी 45 डिग्री बना, तो 45 डिग्री रिफ्रैक्शन तो हो ही रही है। इसकी बात करते हैं। अब इसका जो इसने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/100 के बराबर है, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/100 है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना, आप इधर देखो, ये 15 है, ये 30 है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बाहर ले लोगे, आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 15√5 लिखा हुआ है। तो आप कहोगे देखो हमारे पास n/100 साइन ऑफ I इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ 45 डिग्री।
मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बाय 100, इसका एंगल साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये 45 डिग्री। अब n बाय 100 साइन आई होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज 15 रूट 5 है, तो 1 बाय रूट 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास सीधा सीधा 100 रूट ऑफ 5 बाय 2। इसको आप सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको चाहिए, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा लेना, मतलब आप इसको 100 को अंदर ले जा सकते हो, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे भी करनी है आप कर सकते हो, 25 बाय 10 ले सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जैसा भी आपको करना हो, जो भी आपको सही लगे। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा ना, जैसे आपने मान लो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो नीचे आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 50 रूट ऑफ 10 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, पर कर लेना है ना, क्वेश्चन कर ही रहे हो तो पूरा ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये अब ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन है जिसमें लेटरल शिफ्ट होता है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। After refraction, the light ray emerges out from other parallel faces and lateral shift between the incident ray and emergent ray is 4 √3 cm. The thickness of the glass slab is। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ये काम बिल्कुल ही आसान है, तो T इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर, ये आपके पास लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है जब आपके पास एंगल ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मैं निकाल लूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो खुद बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री और ये कुछ लेट से इस तरीके से जा रहा है आर, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो 1 साइन ऑफ 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू न्यू साइन ऑफ आर, तो आर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो बस वहां वैल्यूज डालनी और कुछ नहीं करना। एल की वैल्यू उन्होंने खुद दिया है 4 √3, टी हमें निकालना है, साइन ऑफ आई माइनस आर विल बी साइन 30 डिग्री और कॉस ऑफ आई आर विल बी कॉस 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1 बाय √3, तो टी आ जाएगा हमारे पास 4 √3 इंटू √3, तो आ जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर, सीधा सीधा, ठीक है। इसमें और कुछ करने की भी जरूरत नहीं आप लोगों को, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें फॉर्मूलाज अगेन बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेसल ऑफ डेप्थ डी इज हाफ फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो एक वेसल है जिसकी डेप्थ डी है, आधा वो ऑयल से भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और बाकी आधा वाटर से भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। The apparent depth of this vessel when viewed from above will be। तो आप लोगों को apparent depth का पता होगा, ये जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है, ये n1 से भरा हुआ है, ये n2 से भरा हुआ है, ये हमारे पास d/2 है, ये हमारे पास d/2 है। आप ऊपर से देखना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मुझे पता चले इसकी डेप्थ कितनी है। तो एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल डेप्थ इनटू न्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो d डैश, ये एक्चुअल डेप्थ d/2 है, ऑब्जर्वर हवा में है लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो मैं लिखूंगा 1/n2 प्लस ये जो d/2 वाला डिस्टेंस है वो मुझे d/2n2 दिखेगा, ये जो डिस्टेंस d/2 है वो मुझे कितना दिखेगा, d/2 इंटू न्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से d/2 कॉमन ले लोगे, आपके पास आ जाएगा 1/n1 प्लस में 1/n2, तो बस n1 प्लस n2 ओवर n1 n2 आ जाएगा, ये आ जाएगा d/2 इंटू n1 प्लस n2 ओवर n1 n2। सिंपल, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A fish rising vertically upward with a uniform velocity of 8 meter per second observes that bird is diving vertically downward towards the fish with a velocity of 12 meter per second। अब ये जो 12 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड है विद रिस्पेक्ट टू फिश, क्योंकि ये फिश को दिख रहा है।
फिश की खुद की जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर 4/3 है, देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड इज। अब देखो, ये मान लो मछली है और यहां मान लो बर्ड है। ये डिस्टेंस हम लोग x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग y ले लेते हैं। हो क्या रहा है कि ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, फिश जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से राइज कर रही है एंड बर्ड डाइव कर रहा है नीचे की ओर। मुझे नहीं पता बर्ड कितनी स्पीड से डाइव कर रहा है, लेकिन वो u स्पीड हम लोग मान लेते हैं। फिश को कितनी स्पीड दिख रही है वो हमारे पास कंसर्न आता है। तो मैं एक बात करता हूं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, फिश को बर्ड कितनी दूर नजर आएगा वो बात करते हैं। अब ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है जिसकी वैल्यू 4/3 दी हुई है। फिश पानी में है तो जो y डिस्टेंस है उसको y नजर आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश y तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये x का क्या होगा? x हो जाएगा हमारे पास x इंटू न्यू ऑफ ऑब्जर्वर। फिश ऑब्जर्व कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है डिवाइड बाय हमारे पास बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश हो जाएगा वो आ जाएगा y प्लस न्यू टाइम्स x के बराबर। लेकिन मुझे वेलोसिटीज की बात चाहिए, तो मैं इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट करूं तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश डिवाइड बाय dt इज dy बाय dt प्लस न्यू कांस्टेंट है dx बाय dt। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो ये डिस्टेंस है बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस न्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब y जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है तो मैं इसको -8 लिखूं, -8 समझ रहे हो कि y जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, प्लस न्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड हम एज इट इज रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। अब क्या है ना कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, तो इनकी स्पीड जो होगी, मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हम लिखेंगे -12, तो आ जाएगा -12 प्लस 8 इज इक्वल टू न्यू विच इज 4/3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो ये आ जाएगा -4, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आ जाएगा -3। माइनस साइन इंडिकेट्स कि हमारे पास जो x डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कम हो रहा है और वो 3 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है, तो द आंसर विल बी 3 इन दिस केस, कि बर्ड जो है वो नीचे की ओर 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना कि प्लस माइनस कब लेना है, क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस तो खैर आप लोगों ने की ही होगी, ऑब्वियसली 12th अभी अभी रिसेंटली ही किया, रे ऑप्टिक्स तो बहुत ही रिसेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीजें ध्यान भी रखनी है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ √7 मीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट इज x पाई मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x इज, ओके। हमारे पास जो ये वाला केस होता है जिसमें लाइट बाहर आ रही होती है, आप लोगों को याद होगा, इसमें रेडियस और वो हाइट वो सब का रिलेशन निकाला जाता है कि अगर आपके पास ये इस प्रकार से है, ये हाइट h है, तो जो रेडियस होता है वो हमारे पास होता है h ओवर रूट ऑफ न्यू डी आर का स्क्वायर -1। न्यू डी आर क्या लिख रहा हूं, न्यू डी आर इज डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रेयरर का। अब यहां पर डेंसर वाटर है 4/3, अरे, और रेयरर हमारे पास एयर है 1। तो फिर तो आप बस अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया हमारे पास πr स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा πh² ओवर रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर का होल स्क्वायर -1। और एरिया की वैल्यू उसने x टाइम पाई दी हुई है, तो पाई से पाई कट जाए और x की वैल्यू आ जाएगी h का स्क्वायर विच इज 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ, यह आ जाएगा 16/9 -1। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास
7, अच्छा सॉरी, अब तो एरिया है ना तो रूट हट जाएगा, न्यू dr का स्क्वायर माइनस 1, 16/9 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 9 के बराबर, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप रेडियस में स्क्वायर रूट लेते हो, एरिया में वो फिर स्क्वायर हो जाता है। सिंपल सा केस, वैल्यूज पुट करने वाला, मतलब फॉर्मूलाज, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है सारा चीजें। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, A ray of light entering from air into a denser medium of refractive index 4/3 as shown in the figure. The light ray suffers TIR at the adjacent face surface as shown. The maximum value of theta should be equal to. अब वो यहां पर TIR अगर कर रही है तो आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो, ध्यान समझना। इस फेस पे अगर TIR हो रहा है तो मैं क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन ले लेता हूं कि भैया ये क्रिटिकल एंगल पे आई होगा तो ये ऐसा हुआ होगा, और अगर ये क्रिटिकल एंगल पे आया होगा तो ये 90 माइनस क्रिटिकल एंगल होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहां पर थीटा होगा। अब क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये उन्होंने 4/3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो हमारे पास साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है न्यू आर बाई न्यू डी के बराबर। न्यू आर बाई न्यू डी मतलब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो कि आ गया 3/4 साइन थीटा सी। यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओगे, आप लिखोगे 1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी, कॉस थीटा सी हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 4/3 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा सी। अगर साइन थीटा सी हमारे पास 3/4 है, अगर ये थीटा सी है, ये 3 है, ये 4 है, तो 16 माइनस 9 7 का रूट आ जाएगा, तो cos थीटा सी √7/4 हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो 4/3 टाइम्स √7/4, तो हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा, √7/3 विल बी द आंसर, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप बहुत सारा समय बचा सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से करके। अगर आप क्रिटिकल एंगल को, जैसे इसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू, अगर आप क्रिटिकल एंगल को इससे ज्यादा करोगे तो ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, ये क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से कम होते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास TIR नहीं होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स अगेन यूजेबल, बस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम कैलकुलेशंस जो होती है ना हमारे पास, उसमें आती हैं ऑप्टिकल फाइबर में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सेम कैलकुलेशन आती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं कि ऑप्टिकल फाइबर का भी थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए तो आपको याद रहेगा कि ऐसी चीजें हो जाती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म with apex angle A is cot A/2, the angle of minimum deviation is, तो इसके लिए तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो न्यू होता है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2 होता है। तो अगर आप न्यू की जगह कॉट ऑफ A/2 लिख दोगे और इसको यहां से यहां ले आओगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस A/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, तो 90 माइनस A/2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा पाई माइनस A इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2A के बराबर, 180 माइनस 2 आ जाएगा। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन, अब ट्रिग्नोमेट्री है इसमें तो और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A prism of angle 1 degree has refractive index 1.5. A good estimate for the minimum angle of deviation is close to. अगर आपको प्रिज्म का याद हो, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो डेविएशन होती है न्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। अब न्यू जो है वो हमारे पास 1.5 है, यानी कि 3/2 माइनस 1 इंटू ए।
अब इसने डिग्रीज में ही बोला तो मैं ए को भी डिग्री में ही रखूंगा, तो दिस इज डेविएशन। तो इसने बोला है n/10 के बराबर होगा ये, तो 1/2 आ जाएगा, तो n मेरे पास 5 के बराबर आ जाएगा। अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखो ना, 2020 का आया हुआ है, तो सारे PYQs ही हैं बेटा। वैरायटी इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी वैरायटी आती है, छोटी छोटी चीजें और भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन है। मैं तो वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपको पूरा रिवीजन हो जाए रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि आई गेस दिस विल बी द लास्ट टाइम आप लोग अच्छे से बैठ के करोगे रे ऑप्टिक्स, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ पेपर ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड इन एन इक्विलेटरल होलो प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द लिक्विड विल बी। अब इसने क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म का √2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द लिक्विड विल बी। अब इक्विलेटरल है तो ए की वैल्यू 60 डिग्री है, न्यू की वैल्यू √2 के बराबर है, तो आप सीधा सीधा लगाओगे न्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। तो न्यू √2 के बराबर है, इधर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, वो हमारे पास हाफ हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आया, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब जब ये 1/√2 आ गया तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो ए विच इज 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा हमारे पास 90 - 60 30 डिग्री के बराबर। तो डिग्री में पूछा तो 30 डिग्री आ जाएगा। सीधा साधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, light from a point source in air falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and a refractive index 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at. समझ गए? Refraction from curved surface with nu2 by v minus nu1 by u is equals to nu2 minus nu1 by r वाला फॉर्मूला है। इसने देखो क्या बोला है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। अब ये कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस है लाइक दिस। हमारे पास जो सोर्स है वो कहां रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे लाइट रे आएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है, विच इज कितना था, 20 सेंटीमीटर। तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी और इस प्रकार से जाएगी और कहीं इमेज बनाएगी। ये हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंसिडेंट रे जहां पर है वो ν1 होता है, वो 1 के बराबर है। रिफ्रैक्टेड रे जहां जा रही है वो ν2 होता है, वो 1.5 के बराबर है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है ν2 बाई वी माइनस ν1 बाई यू इज इक्वल्स टू ν2 माइनस ν1 बाई आर। ν2 इज 1.5 बाई वी, तो मैं इसको 3/2 लिख दे रहा हूं, माइनस 1 बाई यू। अब यू लेफ्ट साइड में माइनस का 100 आएगा, तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 बाय रेडियस ऑफ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो राइट साइड हो गया, मतलब सेंटर राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, तो प्लस का 20 आएगा। तो इसको सॉल्व करना है, 3/2v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/100 एंड प्लस का 1/40। तो इट विल बी लाइक 3/2v इज इक्वल्स टू माइनस 2/200 प्लस 5/200, तो 3/200 आ जाएगा, और v की वैल्यू हमारे पास प्लस का 100 आ जाएगी। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि मैं कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो 5 - 2 3, 3/200 आ गया, 3 से 3 कट दिया, तो 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी जो, वो प्लस 100 यानी कि राइट साइड में 100 सेंटीमीटर बनेगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा सभी को, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस जो हैं, जो फॉर्मूलाज लग रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही है, सारी की सारी रिवाइज जरूर कर लेना है। रे ऑप्टिक्स में ना वैरायटी बहुत सारी है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं टफ क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियसली ये टफ क्वेश्चन पूरे शिफ्ट में 1 या 2 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, मेजरली इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। और
मैं वैरायटी लेकर आया हूं ताकि अगर आपके पास वो 80% चांस है कि अगर आपके पास वो इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है। A parallel beam of light is allowed to fall on a transparent spherical globe of diameter 30 centimeter and refractive index 1.5. The distance from the center of the globe at which the beam of light can converge is. देखो, ये हमारे पास ग्लोब है, ये इस प्रकार से है। ना व्हाट हैपन्स कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसने बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ध्यान रखो डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, तो मान लो इस तरीके से लाइट रे आ रही है यहां पर, ये तो कुछ ये नॉर्मल होगा, सॉल्व करो। आप जब फॉर्मूला लगाओगे न्यू टू बाय वी माइनस न्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू न्यू टू माइनस न्यू वन बाय आर, लाइट रे जो है वो ग्लास स्लैब में जाएगी तो न्यू टू की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, तो आ जाएगा 3/2v माइनस न्यू वन 1 है लेकिन u, अब देखो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी यानी कि इंफिनिटी से आ रही होंगी, इंफिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही है तो आप u को इंफिनिटी लोगे तो आ जाएगा 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सरफेस है, सेंटर राइट साइड में है तो आप प्लस का 15 लोगे, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15, तो यहां से v की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का मतलब है 15 प्लस 15 प्लस 15, यानी कि यहां कहीं जाके ये गिरने वाली थी, ये इसका प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि इस तरीके से जाते 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 सरफेस चेंज होगी। अब अगर फिर से मीडियम चेंज हो गया तो हमारे पास फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल आया। अब क्या हो रहा है कि इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, लाइट रे लेट से यहां जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एयर में जा रही है, जो इंसिडेंट रे है वो हमारे पास ग्लास में है, तो न्यू वन की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, न्यू टू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा न्यू टू बाई वी माइनस न्यू वन बाई यू। अब क्या है ना कि जो ये लाइट रे यहां जाने वाली थी, नाउ दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो यू होगा वो राइट साइड में होगा। बताओ टोटल 45 है, डायमीटर 30 है, तो बचा हुआ तो 15 हुआ ना, तो न्यू टू बाई वी माइनस न्यू वन बाई यू, राइट साइड में तो प्लस का 15 इज न्यू टू माइनस न्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस के लिए सेंटर लेफ्ट साइड में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड को हम माइनस लेके चलेंगे तो आ जाएगा 1/v, 3 5 उधर जाके प्लस का 1/10 और प्लस का 1/30, तो 3/30 प्लस 1/30 4/30 आ जाएगा, तो 15/2, तो v की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब इसने mm में पूछा है, दूसरा इसने फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्लोब पूछा है। अब ये जो दूरी है वो 7.5 है, 7.5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस ओ आई फाइनल, तो ओ आई फाइनल विल बी 15 और 7.5 कितना हो जाएगा, 22.5, तो इसको आप 225 mm लिख सकते हो, 225 आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो वही इक्वेशंस कैसे लगानी है, क्या करना है, मेजर काम तो आपका यही रहेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देख लेना ऐसे सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको जितने भी देखो पीवाईक्यूज तो आपको सारे सॉल्व करने ही करने हैं, जितने करा रहे हैं तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा के भी पीवाईक्यूज आपको अच्छे से सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास लास्ट बस लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन बचे हैं। The distance between object and its 3 times magnified virtual image as produced by convex lens is 20 centimeter. The focal length of the lens used is, अब इसने क्या बोला है देखो कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट
कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल लेंथ है। अब वर्चुअल इमेज 3 गुना मैग्नीफाइड अगर बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा? ऑब्जेक्ट रखा हो गया यहां पर, और जो इमेज बन रही होगी वो कुछ इस प्रकार से बन रही होगी। ये अब इसने जो बोला है वो ये बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, मतलब ये दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर आप इसको x ले लेते हो तो मैग्निफिकेशन जो है वो 3 है, तो v बाई यू की वैल्यू प्लस का 3 है। v अपने आप में 20 प्लस x है, u अपने आप में विद नेगेटिव साइन, u अपने आप में माइनस का x है और वो 3 के बराबर है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास 20 की वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर और x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जब ये 10 होगा तो ये 30 होगा, तो हमारे पास रेशियो 3 के बराबर आ जाएगा ना। अगर मेरे पास u आ गया, मेरे पास v आ गया, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जैसे u की वैल्यू मेरे पास -10 है, v की वैल्यू मेरे पास -30 है, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। वैल्यूज डाल देते हैं, माइनस का 1 बाई 30 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो 1 बाई माइनस 1 बाई 30 प्लस 3 बाई 30, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव है तो जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा, तो 15 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बेटा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, जैसे लास्ट लेक्चर में तुम लोग कर रहे थे। सिंपल चीजें सब पता है फिर भी गलत किए जा रहे हो, कितने सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गलत किए थे, और वो तो ईएम वेव्स था जिसका तो क्वेश्चन गलत होना पाप माना जाता है। रे ऑप्टिक्स तो एक बार फिर भी चलो कह देंगे प्लस माइनस में गलती कर दी, इसमें कर दिया, उसमें कर दिया, उसमें तो कुछ है ही नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में गलतियां करोगे तो मैथ्स वाले टीचरों का मुंह दिखाओगे तुम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज for the thin convex lens the radii of curvature are at 15 centimeter and 30 centimeter respectively, the focal length of the lens is 20 centimeter, the refractive index of the material is। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला पे है 1 by f is equals to nu2 by nu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, तो 1 upon focal length, न्यू हमें चाहिए, बाहर तो एयर ही है, 1 by r1, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास पॉजिटिव होगा, दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 by 30 प्लस 1 by 30 इज 3 by 30, तो 1 by फोकल लेंथ इज 20 इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by 10, है ना। 2 by 30 प्लस 1 by 30 इज 3 by 30, 1 by 10, तो ये न्यू माइनस 1 हमारे पास हाफ आ गया, तो न्यू हमारे पास 3 by 2 आ जाएगा विच इज 1.5, सी ऑप्शन। Next, a point object O is placed in front of a two thin symmetrical coaxial convex lenses L1 and L2 with focal length 24 and 9 centimeter, तो लिखते जाते हैं, this is 24 centimeter, this is 9 centimeter, the distance between the two lenses 10 centimeter, तो ये सेंटीमीटर है, and object is placed 6 centimeter, भाई ये भी 6 centimeter है। The distance between the object and the image formed by the system of two lenses is, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा लें, तो हमारे पास जो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा यू एफ ओवर यू प्लस एफ। तो पहले केस में आपके पास जो u की वैल्यू है वो माइनस का 6 है और फोकल लेंथ जो है वो प्लस का 24 है, तो अब जब v निकालोगे आप लिखोगे u f ओवर u प्लस f, तो नीचे 18 लिखा हुआ है और प्लस का 18 और ये माइनस का 6 है, तो 6 3 जा 18 होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर, -8 होना भी चाहिए, क्योंकि यार देखो अगर फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है पहले वाले की और आप 6 सेंटीमीटर पर रख रहे हो तो इमेज इसी तरफ बनती है, लाइट रे ऐसे फैल जाती है तो इमेज पीछे बनाती है।
तो यानी कि जो पहली इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी I1। कितने दूरी पे बनेगी यहां से? 8 सेंटीमीटर पे। लेकिन ये खुद 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया इसके लिए वो 18 सेंटीमीटर हो गया, और ये 9 सेंटीमीटर है। तो अगर फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो बेसिकली आपने 2f पे रखा है, और अगर आपने इसके 2f पे रख दिया है तो इमेज आगे 18 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो दैट विल बी अगेन I2 ले लेते हैं। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो आप ये 6, ये 10 और ये 18 ऐड कर दो, मतलब 36 में से 2 निकाल दो, बेसिकली 34 सेंटीमीटर आ जाएगा, 34। ठीक है, तो सिंपल सा केस है। इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी ना। ये 6 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आई वो 8 सेंटीमीटर पर आई, v इज इक्वल टू यू एफ ओवर यू माइनस एफ से। तो हमारे पास नीचे जो प्लस का 18 लिखा हुआ है, ऊपर माइनस का 6 है, 6 3 18 होता है, माइनस साइन बच जाएगा, 3 8 24 होता है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो इससे 18 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन इसका क्योंकि फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर था, तो दिस इज ए 2f फॉर लेंस 2। 2f पे ऑब्जेक्ट रखोगे, 2f पे इमेज बनेगी, यानी कि 18 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो मुझे ऑब्जेक्ट से, इसने बोला ना ऑब्जेक्ट एंड इमेज फाउंड, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना। टोटल 36 है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने 36 में से 2 निकाल दिया, 34 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक ना। In an experiment with convex lens, the plot of image distance against the object distance measured from the focus gives a curve of v dash nu dash is equal to 225. If all the distance measured in centimeter, the focal length is। अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला सीधा सीधा, अब देख लो न्यूटन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फोकल लेंथ रूट ऑफ एक्स वाई होता है, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखना है इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, power of a lens, biconvex lens, is 1.25 meter inverse. In particular medium, refractive index of the lens is 1.5 and अच्छा, मतलब power of a lens is 1.25 in a particular medium. Refractive index of the lens is 1.5 and radius of curvature is 20 centimeter 40 centimeter. The refractive index of surrounding medium is okay. तो हमारे पास देखो क्या होता है, 1 upon focal length is equals to nu 2 by nu 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। अगर आप रेडियसेस को मीटर में लेंगे तो ये भी मीटर में होगा, अगर आप इनको सेंटीमीटर में लोगे तो इनको भी सेंटीमीटर होगा। तो अब क्योंकि इसने पावर बोला है 1 अपॉन फोकल लेंथ, हमारे पास 125/100 के बराबर है, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगा 100/125 मीटर। तो आप इसको 4/5 करोगे तो आ जाएगा 4/5 मीटर, या फिर 400/5 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो 1/80 इज इक्वल्स टू न्यू 2 3/2 न्यू 1 माइनस 1 1/r1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्लस का 20 आएगा, ये हमारे पास माइनस का 40 आएगा। तो 1/20 प्लस, ऐसे लिख लो 2/20 प्लस, सॉरी 2/40 प्लस 1/40 इज 3/40। 3/40 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/80 इज इक्वल्स टू 3/2 न्यू 1 माइनस 1 इंटू 3/40। 2 से कट जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। 3/2 न्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/6, तो आ जाएगा 7/6। तो न्यू 1 आ जाएगा 3 इंटू 6/7 इंटू 2 के बराबर 9/7। तो 9/7 विल बी द आंसर। बस फोकल लेंथ की वैल्यू फॉर्मूले में डालनी है, R1 R2 न्यू 2 की वैल्यू फॉर्मूले में डाल के, मतलब वो ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, आंसर निकालो टाइप से क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A biconvex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 20 centimeter in air. Its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 1.6 will be। क्या होता है ना कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब क्योंकि ये हमारे पास मीडियम में ऐसे लिखा जाता है, अब ये वाला फैक्टर तो यार किसी भी मीडियम में डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही रहेगा। तो फोकल लेंथ
इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 आ जाता है। और ये अगर छोटी सी चीज आप लोग याद रख लोगे तो आप लोग ये टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आराम से, क्योंकि जैसे इसने बोला इट्स फोकल लेंथ इन इमर्जन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 विल बी, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड divided by focal length in air is equals to refractive index of glass with respect to air -1 divided by refractive index of glass with respect to liquid -1। तो ये आ जाएगा, ये 20 है, 1.5। अब ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 1.5 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय 1.6 -1 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोकल लेंथ इन लिक्विड विल बी 20 इंटू 3/2 -1 इज 1/2, एंड ये जो लिखा हुआ है माइनस का 1/16 लिखा हुआ है, तो माइनस का 1/16 कर दोगे तो 2 10, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड आ जाएगा माइनस का 160 सेंटीमीटर। तो जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया, जो फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, तो माइनस का 160 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical thin biconvex lens of focal length 15 cm and refractive index 1.5 are in contact with each other. The space between the lenses is filled with a liquid of refractive index 1.25. The focal length of the combination is। और ये क्वेश्चन भैया बहुत बार आता है। अब जैसे बस एक बार एक लेंस को देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारे पास रेडियस है R और ये भी R है, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप कहोगे 1/f इज इक्वल्स टू ν2/ν1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो 1/f आ जाएगा 1/2 इंटू 2/r। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो गए, विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या है कि इसने बोला है कि हमने दो लेंसेस को साइड बाय साइड रखा और बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 डाल दिया। तो इसमें क्या होगा कि एक हमारे पास ये आएगा, एक हमारे पास ये बन जाएगा, और एक हमारे पास ये बन जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 रहेगा, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 आ जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है। तो जब आप इसकी फोकल लेंथ आपको पता ही है ना 15 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको f1 ले लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ आपको पता है 15 सेंटीमीटर दी है, इसकी फोकल लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो 1/f3 इज इक्वल्स टू ν2/ν1 -1 इंटू 1/r1, ये माइनस का आएगा -1/r2। तो भैया 1.25 - 1.25 हो जाएगा 25/100, 1/4 इंटू माइनस का 2/r, तो आएगा माइनस का 1/30 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जब कॉम्बिनेशन होता है 1/f इक्विवेलेंट, अब इसने पूछा क्या है, इसने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछे क्या, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन है 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होता है। तो 1/f1 हो जाएगा हमारे पास 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/30। तो 2/30 प्लस 2/30, 4/30 माइनस 1/30 इज 3/30। तो 3/30 अगर ये है तो हमारे पास एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, देख लो कैसे करना होता है। नेक्स्ट देखो, an object is at a distance of 20 meter from a convex lens of focal length 0.3 meter. The lens forms an image of the object. If the object moves away from the lens at a speed of 5 meter per second, the speed and direction of the image will be। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर दूर है कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इमेज विल बी, बस हमें इमेज की स्पीड बतानी है। तो क्या करेंगे इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर। तो हमारे पास देखो u की वैल्यू हमारे पास -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। बीइंग ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, तो प्लस का 0.3 मीटर आ जाएगा। मीटर है ये भी, और ये भी मीटर है। अब इसने कहा लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ इमेज विल बी। अब देखो 0.3 फोकल लेंथ है, यू हमारे पास 20 मीटर है, एंड हमें इतना समझ में आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इमेज फोकस की तरफ जाएगी, यानी कि टूवर्ड्स लेंस जाएगी। ये तो हमें साफ साफ सा क्लियर है। तो हम लोग स्पीड की बात करते हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर आपको इसमें स्पीड निकालनी है तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट कर दो, -1/v स्क्वायर dv बाई dt माइनस माइनस प्लस 1/u स्क्वायर du बाई dt इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से जो इमेज की वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर टाइम्स du बाई dt। और जब आप v की वैल्यू निकालोगे uf ओवर u प्लस f आता है, uf ओवर u प्लस f। तो यहां से जो v बाई u आ जाएगा वो आ जाएगा f ओवर u प्लस f। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास f ओवर u प्लस f का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो फोकल लेंथ उसने 30.3 लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय u प्लस f माइनस 20 प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसने दी है 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने ही है, तो आप लिखोगे 0.3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 19.7, और इसका स्क्वायर करोगे तो 0.3 डिवाइड बाय 19.7 इंटू 5। इसको हमें सॉल्व करना, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। तो इसमें और कुछ भी नहीं करना, इसका स्क्वायर ही है ना। हाँ, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 3/197 3/197 इंटू 5 ये मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज बहुत छोटी आ रही है। तो 10⁻³ का फैक्टर्स लिखा हुआ है, तो आई गेस आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लगभग लगभग इसको 200 और इसको 200 मान लोगे तो वो 100 बाहर निकाल लोगे, 1.5 1.5 225 इंटू 5, तो आपके पास आ जाएगा 10 11, और मेरे ख्याल से मतलब ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन तो मैं नहीं लूंगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, आराम से आ जाएगा आप लोगों के पास। बस करना क्या है वो आपको मेन ध्यान रखना है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपके पास जैसे ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इमेज फोकस की तरफ जाती है, ये एक प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो मिरर की तरफ जाएगा तो टुवर्ड्स द लेंस है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारे पास केस आएगा कि 1.16 -3 मीटर पर सेकंड, मतलब वही 1.11 मतलब 1.1 1.7 के अराउंड वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कर्व्ड सर्फेसेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1 एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड सिचुएशन। ठीक है, तो देखो यार हमारे पास जो 1/f इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/f1 प्लस में 1/f2। तो इसने पूछा है कि बताओ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो निकाल लेते हैं। 1/f1 करोगे आ जाएगा ν1 माइनस 1 इंटू इसका जो लेफ्ट वाला रेडियस है वो इंफिनिटी है, और राइट वाला रेडियस नेगेटिव का r होगा, प्लस इसके लिए लिखोगे ν2 माइनस 1, इसके लिए ये माइनस का r है और ये वाला इंफिनिटी है, तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस ν2 माइनस 1 इंटू 1/-r माइनस 1/∞। तो ये फैक्टर तो कट ही जाएगा, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 1/r है, ये माइनस का 1/r है, तो आ जाएगा ν1 माइनस 1 माइनस ऑफ ν2 माइनस 1 इंटू 1/r। तो r अपॉन f इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ν1 माइनस ν2 के बराबर। तो ν1 माइनस ν2 यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी उन्होंने 100 सेंटीमीटर दे दिया है, या फिर आप इसको 1 मीटर ले सकते हो। A lens can produce a real image of the object on the screen for two different positions between the screen and the object. The distance between these two positions is 40 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आपको 0.4 मीटर दे दी गई है, 40 सेंटीमीटर लो। इफ द पावर ऑफ द लेंस इज क्लोज टू दिस मच, तो पावर अगर हमारे पास n बाय 100 है, तो जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो 100 बाय n हो जाएगा, और क्योंकि वो डायप्टर में है तो ये भी मीटर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n इज, तो इसके लिए देखो उसने क्वेश्चन में क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। आपको पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4d। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फोकल लेंथ आपको लिखना है 100 बाय n, d स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.16 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इट विल बी लाइक 100 बाय n is equals to 1 minus 0.16 is 0.84 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा 21 बाय 100। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 2 3 4 बाय 21। तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, यू विल गेट योर आंसर। ये डिवीजन बस ढंग से कर लेना, क्योंकि इसमें जैसे 25 होता तो ये सीधा 400 हो जाता, हमें दिख रहा है, लेकिन ये 400 से अब नीचे 21 है, नीचे वाली क्वांटिटी कम करोगे तो ऊपर ज्यादा होगा, तो 4 समथिंग आएगा, 430 464 478 492 जैसा भी आएगा, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है सही सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट व्यूड फ्रॉम, अब ये हमारे पास लास्ट का आ गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब इतने तो समय हो गया है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेशन कर लोगे। नहीं हो रही है ना अगर अभी कैलकुलेशन, तो बेटा हर क्वेश्चन जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखो। कैलकुलेशन वो पूछता आ रहा है, वो अभी भी पूछेगा, आपके पेपर में भी आएगी, और ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ क्वेश्चन यहां तक करने के बाद आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। देखो, an object viewed from a near point distance of 25 centimeter using a microscopic lens with magnification 6 gives an unresolved image. A resolved image is observed at infinite distance with the total magnification double the earlier using an eyepiece। चलो लाइन वाइज करते हैं ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, लाइन वाइज चलते जाते हैं। An object viewed from a near point distance of 25 centimeter using a microscopic lens with magnification 6 gives an unresolved image। तो नियर पॉइंट डिस्टेंस से देखा जा रहा है, और माइक्रोस्कोपिक लेंस है, मैग्निफिकेशन 6 है, तो एक सिंगल लेंस लिया जा रहा है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास हो जाती है 1 प्लस डी बाई एफ, और वो अगर 6 दिया हुआ है तो ये हमारे पास 25 है, फोकल लेंथ हमारे पास ये 6 होगी, उधर जाएगा 1, तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर के बराबर। और जैसा इसने कहा है कि अनरिजॉल्व्ड इमेज दे रहा है, रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विद अ टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर। अब नया सिनेरियो आ गया, अब जो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ रही है वो पुराने वाले की डबल है, यानी कि 12 है। इस बार इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी कि v को इंफिनिटी लिया जाएगा, विद टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर यूजिंग एन आई पीस along with given lens and tube length of 0.6 मीटर। तो जो पुराने वाला हो गया वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि उसने बोला ना आईपीस को नया आईपीस लाया जा रहा है, लेकिन पुराने वाला लेंस यूज किया जा रहा है। पुराने वाला लेंस क्या होगा, आईपीस तो हम दूसरा ले आए तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 0.6 मीटर उसने दिया है, एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पूछा गया। तो अगर आपको v इक्वल टू इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला याद हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन होता है माइनस वीओ बाय यूओ इंटू डी बाय एफ के बराबर, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो माइनस एल ओ बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ बन जाता है अप्रोक्सीमेशन के बाद। मैग्नीट्यूड लोगे तो वो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 12 इज इक्वल टू लेंथ इज 0.6 यानी कि 6/10। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, और सॉरी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पूछा गया है। तो इट विल बी लाइक 6 2 फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 25/100 विच इज 1/4, और ये हमारे पास मीटर में था ना, दिस वाज इन मीटर एंड दिस वाज इन सेंटीमीटर, दिस वाज इन सेंटीमीटर, तो ये इतने मीटर है तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ठीक है, बस वही मीटर सेंटीमीटर कन्वर्शन किया है और कुछ नहीं। ये 0.6 को आपको लिखना पड़ेगा, 0.6 मीटर है तो आपके पास 60 सेंटीमीटर है, 160 लिखोगे, यू विल गेट द आंसर, डिजायर्ड आंसर जो आपको चाहिए। नेक्स्ट देखो, A compound microscope consists of an objective lens of focal length 1 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter with a separation of 10 centimeter. The distance between an object and objective lens at which the stain on the eyes is minimum is n by 40. ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि मिनिमम स्ट्रेन है। अब मिनिमम स्ट्रेन का केस होता है कि जब आपके पास इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। इमेज इन्फिनिटी पे बनने के लिए इसके फोकस पे इमेज बननी चाहिए। क्या होगा देखो, जैसे भी मान लो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां कहीं बननी चाहिए, लेट्स से लाइक दिस, फोकस पे, तभी जाकर ये क्या करेगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। तो इसका फोकस 5 सेंटीमीटर है, तो अगर 10 टोटल था, ये 5 है, तो बचा हुआ है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोचो, मुझसे यूओ पूछा गया है, मेरे पास वीओ की वैल्यू 5 आ चुकी है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ करोगे तो 1 बाय यू की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ। वी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है, आप प्लस का 5 सेंटीमीटर लोगे, फोकल लेंथ राइट साइड में होगी लेकिन वो प्लस का 1 सेंटीमीटर होगी, तो 1 बाय 5 माइनस 5 बाय 5 इज माइनस 4 बाय 5, तो माइनस 4 बाय 5 इज 1 बाय माइनस का यूओ। तो डिस्टेंस जो आ गया 5 बाय 4 आ गया, लेकिन उसने उसको n बाय 40 बोला है, तो अगर आप n बाय 40 को 5 बाय 4 लोगे तो n विल बी इक्वल टू 50 इन दिस सिनेरियो। तो जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, वैसे देखो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं सही बताऊं तो, लेकिन स्टिल यू शुड नो दीज थिंग्स। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद कि कब 1 प्लस डी बाय एफ होना है, कब डी बाय एफ होना है, कब वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लेनी है, तो आप लोग वैसे भी कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ी बहुत चीजें बेटा ध्यान रखना, पता होनी चाहिए, तभी चैप्टर कंप्लीट कहलाता है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विद ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो ट्यूब लेंथ जो होता है वो हमारे पास FO प्लस FE का सम होता है, विच इज 60 इन दिस केस, और FO बाय FE का जो रेशो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, और वो हमें 5 दिया हुआ है। तो FO इज 5 टाइम्स ऑफ FE, तो यहां डालोगे तो 6 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल्स टू 60, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ जाएगा 60 बाय 6 इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में भी आंसर। और ये जो सारी कंडीशन है वो v इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ली गई है, क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 30 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, उसके अंदर हमारे पास FO प्लस FE ही लिया जाता है, और ये 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 2, मैग्निफिकेशन वो 2 चाह रहा है, और वो हमारे पास अगेन FO बाय FE हो जाता है, तो FO इज ट्वाइस 3 टाइम्स, तो यहां पर भी FE हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, लेकिन उसने हमसे ऑब्जेक्टिव की पूछी है, तो FO विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा मोस्टली, है ना। आपको फॉर्मूलाज अगर नहीं पता कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला है, क्या है क्या नहीं हो पाए, और वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि क्लियर नहीं है, क्लास नोट्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर बैठ के खुद से लिखे हैं, टीचर की बात सुनी थी, आपने उसको नोट किया था, और अगर आज भूल गए हो या फिर याद नहीं आ रहा है, तो क्लास नोट्स ही आपको याद दिलाएंगे, और क्लास नोट्स ही हेल्प करेंगे कि आप बाकी क्वेश्चन भी ढंग से कर सको, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े से पढ़ाई करते रहना।